हेलो एवरीवन, दिस इज़ रागिनी गुप्ता। आज मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मापन एवं मूल्यांकन को विस्तृत अध्ययन कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है मापन क्या होता है, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ मापन क्या होता है। मापन मीन्स वस्तु की मात्रात्मक इकाई को हम मापन कहते हैं। इसी तरह से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी वस्तु को हम किस तरह से मापते हैं, जैसे दूध को किलोग्राम में या लीटर में मापते हैं, ठीक है। वस्तु को जैसे कि जो है आपकी वस्त्र हुए, वस्त्र किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसको हम कहते हैं मापन। यानी कि जब हम किसी वस्तु की मात्रा को उसके मापक के द्वारा मापते हैं तो हम इसको कहते हैं मापन। यानी कि कुछ नियम है जो इसमें लगाए जाते हैं। जैसा इसमें विशेषताएं क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, 1 बाय 1 मैं इसका अध्ययन कराऊंगी। जैसा कि जो है आपको पता है मापन की विशेषता, सीखने की मात्रा का मापन कैसे किया जाए। सीखने की मात्रा मीन्स कि जो है आपने कितना सीखा है। आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो आपने उसमें कितने अंक प्राप्त किए, उसको हम कहते हैं जो है मापन। यानी कि आपने उसमें आधे 20 नंबर के क्वेश्चंस में से आपने 10 नंबर प्राप्त किए तो आपके ये क्या है, अंकात्मक जो है इकाई है, तो इसको हम कहते हैं मापन। दूसरा है छात्रों की उपलब्धि का मापन। छात्रों की उपलब्धि कि उसने कितना चैप्टर कंप्लीट किया है, यानी कि किस तरह से सीखने की मात्रा का मापन, उसने कितनी मात्रा में सीखा है और उसने अपने चैप्टर को कितना कंप्लीट कर लिया, उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसको हम कहते हैं सीखने की मात्रा का मापन। दूसरा है आपके छात्रों की उपलब्धि का मापन कि उसने छात्र को क्या सेकंड क्लास में वो पास हुआ है या नहीं हुआ है, या उसने क्या ग्रेड प्राप्त किया है, इसको हम कहते हैं उसकी छात्रों की उपलब्धि का मापन। इसी तरह से थर्ड है आपका छात्र की कमी। छात्र में क्या क्या कमियां रह गई, उसने किस चैप्टर में क्या चीज़ें नहीं सीखी हैं, या वो क्या बौद्धिक रूप से पूरी तरह परिपक्व है, इसको भी हम अंक निर्धारण के द्वारा जो है जान सकते हैं। तो हम मापन को इस तरह से, मापन के द्वारा छात्र की कमी का एहसास भी जो है उसको है या नहीं है, या उसको कितना उसने सीखा, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं छात्र की कमी के बारे में। थर्ड है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन। कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, कोई थोड़ा कम होता है, यानी कि छात्रों में डिफ्रेंशिएट क्या है, डिफ्रेंशिएट हम उनको कर सकते हैं। यानी कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर होता है, कोई बच्चा गणित में कमज़ोर होता है, सब में अपने अपने स्किल्स होते हैं, तो हम उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का भी पता लगाने को हम मापन कहते हैं। इसी तरह से परिणामों का संचारण, यानी कि मापन के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी रिजल्ट्स हैं तो उसके द्वारा हम बता देते हैं कि बच्चों ने किस तरह से इसको जो है सीखा है और परिणाम क्या क्या रहे उनके, ठीक है। परिणाम उनको दे सकते हैं कि बच्चों ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, बच्चों ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। उसी तरह से मापन के द्वारा हम शुद्धता भी बता सकते हैं कि क्या वो गणित में उसने 10 अंक प्राप्त किए। अगर उसने 10 अंक प्राप्त किए हैं यानी कि वो जो है उसकी शुद्धता बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से मितव्ययिता मीन्स हम उसमें कम समय में हम अंक का निर्धारण करके समय को सेव कर सकते हैं, समय को बचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आंकिक निरीक्षण या अंक प्रदान करना कि अंक के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि बच्चा गणित में होशियार है, ठीक है। अंक जैसे उसने, मैंने बताया 20 में से 10 अंक प्राप्त किए, यानी कि उसका जो बुद्धि योग्यता है उसकी कितनी है, अंक प्रदान करने के द्वारा हम उसको बता सकते हैं। इसी तरह से आपका है व्यवस्थित अंक। अगर किसी विषय में उसने अंक प्रदान किए हैं, या टीचर ने अंक प्रदान किए हैं, या बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं, तो हम उसको व्यवस्थित रूप में लगा सकते हैं। किसी बच्चे ने 20 में से 19 अंक प्रदान किए हैं तो वो क्रम क्या होगा, उसका क्रम निर्धारण हम उसमें कर सकते हैं, क्रम निर्धारण कर सकते हैं। 19 नंबर वाले बच्चे को ऊपर रखेंगे, 18 नंबर वाले को उससे नीचे रखेंगे, 17 नंबर वाले को उससे नीचे रखेंगे, 16 नंबर वाले को उससे नीचे रखेंगे, यानी कि क्रम निर्धारण हो सकता है। यानी कि ये व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। मापन कैसी है, व्यवस्थित प्रक्रिया है। उसके बाद है पाठ्य वस्तु केंद्रित। जो भी सिलेबस हम करा रहे हैं उसके द्वारा हम बच्चों का मापन कर सकते हैं। जो भी सिलेबस है तो कितना उसने पढ़ा है, यानी कि ये
पाठ्य वस्तु केंद्रित है। जबकि मूल्यांकन क्या है, पाठ्य वस्तु केंद्रित नहीं है, बल्कि ओवरऑल सारी एक्टिविटीज़ भी सब जब साथ में शामिल हो जाती हैं तो हम उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। लेकिन ये जो मापन है, केवल मैथ में कितने अंक प्राप्त किए उसने, विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, ये जो है पाठ्य वस्तु केंद्रित प्रक्रिया। ठीक है, इसी तरह से भविष्यवाणी में अप्रभावी। अब आप ये कहें कि बच्चा जो है अगर उसने गणित में 6 क्लास में 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो अगली क्लास में या 9th क्लास में भी 80 अंक प्राप्त करेगा? नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भविष्यवाणी में अप्रभावी है। यानी कि एक बार बच्चा अगर गणित में होशियार है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अगली क्लास में भी उतना ही होशियार होगा। जब मेहनत करेगा तो लाएगा नंबर, लेकिन ये कह नहीं सकते कि उसके 80 ही अंक आएंगे। ये इसके भविष्यवाणी में अप्रभावी है। ठीक है, तो ये सारे 1 by 1 मैंने आपको बताए बच्चों कि इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सीखने की मात्रा का मापन, छात्रों की उपलब्धि का मापन, छात्रों में कितनी कमी है, क्या कमियां हैं जो हम उसको और भी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं इसमें मेन, कि जो है व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा अनुसार पढ़ते हैं और बच्चे जो है अपने जो सब्जेक्ट है जो चूज़ करते हैं, किसी को गणित पसंद है, किसी को विज्ञान पसंद है, ये भी बहुत जो है महत्वपूर्ण है। परिणाम जो है हम दे सकते हैं, शुद्धता, इससे शुद्धता रहती है। शुद्धता प्रदान करने के लिए अंक निर्धारण आवश्यक है। इसी तरह से ये जो है कम खर्चीला है समय या धन की दृष्टि से, और इसका आंकिक निरीक्षण हो सकता है, अंक प्रदान कर सकते हैं, व्यवस्थित हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपको कि क्रम निर्धारण में कि किसी बच्चे के 19 से 18 हैं, तो इस तरह से भी हम इसको बता सकते हैं। पाठ्य वस्तु केंद्रित है। ठीक है, इसके द्वारा हम पूरी पाठ्य वस्तु को जो है कवर कर सकते हैं, और आगे भी वो बच्चा कितनी मेहनत करे इसका भी निर्धारण इसके द्वारा, मापन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।